नमस्कार दोस्तों, परीक्षा पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के राजनीतिक विज्ञान के दूसरे अध्याय सत्ता के समकालीन केंद्र के इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद टॉपिक वाइज सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे। भारत ने पूर्व की ओर चलो की नीति वर्ष 1991 में अपनाई। यूरोपीय संघ की स्थापना वर्ष 1992 में की गई। आसियान का पूर्ण रूप दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रीय संगठन है। आसियान की स्थापना वर्ष 1967 में की गई। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए पश्चिमी यूरोपीय राज्यों ने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के मंच से शुरुआत की। हमारा 7वां बिंदु है मार्शल लॉ के अंतर्गत अमेरिका ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोपियन यूनियन की स्थापना के लिए maastricht संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। ब्रिक्स की स्थापना का वर्ष है 2006। चीन में आर्थिक सुधारों के लिए खुले द्वार की नीति को अपनाया गया। डेनमार्क और स्वीडन, इन दो राष्ट्रों ने maastricht संधि का विरोध किया। चीन की साम्यवादी क्रांति माओ नेता के अंतर्गत हुई। आगे हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार सोवियत संघ के विघटन के बाद सत्ता के वैकल्पिक केंद्र विश्व के सामने आए, जिनमें बहुत सारे देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था को समृद्ध किया। सोवियत संघ के विघटन के बाद वैश्विक स्तर पर वैकल्पिक केंद्रों ने अपने पैर जमाना शुरू किया, जिसमें आसियान, यूरोपियन यूनियन और ब्रिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये संगठन अपने उदय के साथ ही आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना चाहते थे और यूरोपियन यूनियन का उदय ही यूरोप को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए किया गया था। वहीं दक्षिण पूर्वी एशिया में आसियान जैसे संगठनों का उदय हुआ। इन संगठनों ने अपने अपने क्षेत्र में चले आ रही जो आपसी मतभेद थे, उनको बातचीत से सुलझाने का प्रयास किया, ना कि युद्ध करके। 1999 के बाद से हर वर्ष आसियान की बैठक का आयोजन किया जाता है। ब्रिक्स, जो कि एक ऐसा ही संगठन है, इसका प्रमुख उद्देश्य भी देश की आंतरिक नीति में बिना हस्तक्षेप किए बगैर किसी पर्टिकुलर देश को सहायता और आर्थिक लाभ पहुंचाने का है। हर वर्ष सम्मेलनों के माध्यम से ये संगठन अपने लक्ष्यों पर विचार विमर्श करते हैं और ब्रिक्स की जो 12वीं बैठक हुई थी, वो अभी रिसेंटली 2020 में रूस में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की। अगला बिंदु है चीन द्वारा उठाए गए कदम और उसकी अर्थव्यवस्था का उत्थान। 1970 में चीन में अपनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के लिए अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। इसने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए ये कदम उठाए। 1973 में यहाँ कृषि, उद्योग और सेना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। तत्कालीन चीन के जो नेता थे देंग श्याओपिंग ने 1978 में चीन में खुले द्वार की नीति अपनाई। चीन ने अपने बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाया और इसने अपनी अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ ने जो थेरेपी अपनाई, शॉक थेरेपी, उसके हत्थे नहीं चढ़ने दिया। चीन ने विदेशी पूंजी में निवेश करके उच्चतर उत्पादों को प्राप्त करने का प्रयास किया। अब चीन की अर्थव्यवस्था में ऐसा क्या हुआ जो नकारात्मक परिणाम चीन को झेलने पड़े? चीन की नई आर्थिक जो नीति थी वो 1998 से कार्य कर रही थी और इस समय में चीन ने अपने सभी उद्योगों का निजीकरण कर दिया था। चीन द्वारा अपनाई गई इस आर्थिक नीति का लाभ प्रत्येक तबके तक नहीं पहुंच पा रहा था। इसके अंतर्गत इस तरह के नकारात्मक प्रभाव देखने मिले, जैसे ग्रामीण और शहरी लोगों में आर्थिक दूरी बढ़ने लगी, आर्थिक और
आर्थिक सुधारों के बाद भी लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था। उनकी बेरोजगारी कम ही नहीं हो रही थी। चीन और ताइवान के मतभेद के कारण भी चीन को नकारात्मक परिणाम देखने को मिले। यह आशा तो की जा रही थी कि ताइवान और चीन एक साथ मिलकर अपने आपसी मतभेदों को भुला देंगे और अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। चीन छोटे छोटे देशों के साथ समन्वय करने लगा। आसियान देशों को भी वित्तीय सहायता प्रदान कर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्ति के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है। चीन में व्याप्त स्तर पर बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पर्यावरण की समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। अगला हमारा संगठन है यूरोपीय संघ की स्थापना। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों को यह महसूस होने लगा कि यूरोप के क्षेत्रीय स्तर पर एक संगठन के निर्माण की आवश्यकता है जो उनको आर्थिक सहयोग प्रदान कर सके। यूरोप के देशों ने साझे प्रयासों के चलते समान सुरक्षा नीति और एक ही मुद्रा को चलाने के लिए सहयोग बनाया। सोवियत संघ के विघटन के बाद यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ को बनाने के जो प्रयास थे वो और भी ज्यादा तीव्र हो गए। इससे पहले 1949 में एक राजनीतिक यूरोपीय परिषद का गठन किया गया था और 1957 में यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी स्थापित की गई थी। बाद में आगे चलकर यूरोपीय परिषद ने राजनीतिक रूप धारण किया, जिसे 1992 में यूरोपीय संघ के रूप में स्थापित कर दिया गया। ये सामान्य चिन्ह हैं जो यूरोपीय संघ को एक राष्ट्र राज्य के रूप में प्रदान किए गए या उसे एक राष्ट्र बनाते हैं। एक संघ के लिए उसका झंडा होना, गान होना और उसका स्थापना दिवस होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह यूरोपियन यूनियन के पास है। यूरोपियन यूनियन ने वर्ष 1993 में एक एकीकृत बाजार का गठन किया। इसने अपनी एक अलग मुद्रा, जिसे यूरो कहा जाता है, भी बनाई। इससे संबंधित एक चिन्ह, गान और इसके 12 सदस्य इसके पास हैं। यूरोपीय संघ के जो देश हैं वो अन्य देशों के साथ विदेशी नीति में भी कई देशों को सहयोग प्रदान करते हैं और यूरोपीय संघ की एक आर्थिक सहयोग वाली संस्था के बाद एक राजनीतिक रूप भी धारण कर चुकी है। यूरोपियन यूनियन का वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सैन्य प्रभाव क्या रहा? तो पहले पढ़ेंगे हम आर्थिक प्रभाव। तो 2016 के समय में यूरोपियन यूनियन विश्व में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चल रही थी। यूरोप ने डॉलर को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दी है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपियन यूनियन की जो हिस्सेदारी है वो महाशक्ति अमेरिका से भी ज्यादा है। इसकी जीडीपी अमेरिका की जीडीपी के समान है, जो कि 17,000 अरब डॉलर से भी अधिक है। यूरोपियन यूनियन का ही एक सदस्य राष्ट्र यानी फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य केवल 5 ही होते हैं। इसका सैन्य प्रभाव, इसकी सैन्य शक्ति अमेरिका के बाद दूसरी बड़ी शक्ति है। सैन्य बजट में अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश फ्रांस, जिसके पास 335 परमाणु हथियार हैं। विश्व में आंतरिक विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी यूरोपियन यूनियन यानी यूरोपीय संघ का दूसरा स्थान है। आगे हम पढ़ेंगे आसियान की विशेषताएं। आसियान की स्थापना आर्थिक गति को तीव्र बनाने और इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। तो ये दक्षिण पूर्व एशिया की आर्थिक स्थिति को गति प्रदान करता है। दक्षिण पूर्व एशिया के राज्यों में कानूनी नियम और क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। आसियान जो है आपसी देशों के मध्य सहयोग और इस तरह के वातावरण को क्रिएट करने की कोशिश करता है जिससे भविष्य में युद्ध के चांसेस ना बने। आसियान देशों की अर्थव्यवस्था यूरोपियन यूनियन अमेरिका से छोटी है, लेकिन इसकी विकास की गति
काफ़ी तेज़ है। इतनी तेज़ी से विकास करने वाला एक महत्वपूर्ण संगठन आज के समय में आसियान को देखा जाता है। आसियान की एक आर्थिक संगठन के रूप में क्या भूमिका है, तो इसके उद्देश्यों पर इसके तहत हम चर्चा करेंगे। परस्पर आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा देना और दक्षिण पूर्वी एशियाई राज्यों में कानून प्रशासन को बनाए रखना। आसियान ने संघर्षों की बजाय आपसी बातचीत के मध्य मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया और पूर्वी एशिया को सहयोग हेतु हर वर्ष बैठक का आयोजन भी करता है। भारत ने भी इसको विदेश नीति से जोड़ा है अपनी, और एशियाई देशों ने आसियान के साथ निवेश को बढ़ाना भी शुरू कर दिया है। कुछ समय पूर्व ही भारत ने सिंगापुर, मलेशिया के साथ मिलकर अपना मुक्त व्यापार की नीति को आगे बढ़ाया। जापान भी आने वाले समय में महाशक्ति के रूप में देखा जा सकता है। कैसे? जापान आज ऐसे देशों में से है जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद काफी सफलतापूर्वक खड़ा हो सका है। जैसा कि आप जब सभी जानते हैं कि 1949 जो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई, तब अमेरिका ने जापान के दो बड़े देश हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम फेंका, जिसके कारण यहाँ की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। उसके बाद हमें जापान ने किस तरह से वापसी की है, ये देखने योग्य है। एशिया महाद्वीप का प्रमुख देश है जापान, और इसमें करीबन 6899 छोटे द्वीप हैं। इसने कई बड़े ब्रांड जैसे पैनासोनिक, कैनन, टोयोटा, होंडा आदि कई जापानी ब्रांड जो कि आप देखते हैं कि आज के समय में लोग यूज भी करते हैं, बनाए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भी जापान का 10% का बजट है, और ये एशिया का इकलौता देश है जापान जो समूह 7 के देशों में सम्मिलित है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी जापान ने बड़े पैमाने पर तरक्की की है। ब्रिक्स, अगला संगठन है ब्रिक्स, BRICS। इस शब्द का अर्थ है B से ब्राजील, R से रूस, I से भारत यानी इंडिया, C से चीन चाइना, और S से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। सबसे पहले ब्रिक्स का नाम ब्रिक था, जिसमें 4 देश सम्मिलित थे, और इसमें सबसे लास्ट में यानी 2009 में दक्षिण अफ्रीका को जोड़ा गया, जिसके बाद ये ब्रिक्स हो गया। तो ब्रिक्स की स्थापना 2006 में हुई। ब्रिक्स कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन नहीं है, यह केवल 5 देशों से जुड़कर बना एक मध्य परस्परी संधि है, जिसका परिणाम स्वरूप ब्रिक्स का निर्माण हुआ। इसके तहत सभी देश हर वर्ष एक बैठक आयोजित करते हैं और आपसी हितों और सदस्यों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने पर बल देते हैं। ब्रिक्स के सदस्य देशों ने 2014 में चीन के शंघाई में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की। ये क्वेश्चन आपसे वन वर्ड आंसर में जरूर पूछा जा सकता है। प्रतिवर्ष ब्रिक्स BRICS की बैठक इसी क्रम में होती है, पहले ब्राजील में, फिर रूस, फिर चाइना, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, फिर अगेन ब्राजील, रूस, इस क्रम में इसका आयोजन किया जाता है। तो भारत के लिए ब्रिक्स का क्या महत्व है? भारत का ब्रिक्स से संबंध बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच व्यापार को और सहयोग को बढ़ावा देना, और भारत भी इस तरह से आर्थिक सहयोग विभिन्न राष्ट्रों को देता है और हर वर्ष इसके तहत बैठकों में भी हिस्सा लेता है। भारत ने ब्रिक्स के मंच पर वैश्विक ज्वलंत मुद्दे हैं जो आज के, वो है जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, जिस पर भारत हमेशा अपना विरोध दर्ज करता है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सुधारों की मांग कहो, या खाद्य सुरक्षा पर भी भारत अपने विचार ब्रिक्स के मंच के द्वारा रखता है। 2021 में ब्रिक्स की मेजबानी भारत ने की, और न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा भारत को नवीकरणीय और ऊर्जा फाइनेंसिंग स्कीम के तहत $250 मिलियन का ऋण प्रदान किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक भारत की सतत विकास परियोजना के लिए सहायता प्रदान करता रहता है।
जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत और चीन अमेरिकी वर्चस्व को आज के समय में चुनौती दे रहे हैं। तो ऐसे क्या कारण है जो ये दोनों देश भविष्य की महाशक्तियां बन सकते हैं? दोनों देश उदारीकरण, मुक्त व्यापार नीति और वैश्वीकरण का पक्ष करते हैं। दोनों देशों की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। मानव संसाधन प्रदान करती है दोनों देशों की जनसंख्या। और अमेरिका जैसा बड़ा देश आज अपने सामान की खपत के लिए इन दोनों देशों की ओर देख रहा है। अपनी प्रौद्योगिकी और विज्ञान से संपूर्ण विश्व का कल्याण करने की ताकत इन दोनों देशों में है। यही दोनों देश कई देशों को सहयोग प्रदान करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और भारत और चीन, ये दोनों ही देश आज के समय में अमेरिका के समान ही ताकतवर है और आज वैश्विक पटल पर अपना अलग स्थान बना पा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर महाशक्ति बनने जा रहे भारत और चीन, ये दोनों ही बड़े देशों के बीच ऐसे कौन से विवाद हैं जो बहुत पुराने हैं? तो इनके पुराने विवादों में सबसे इम्पोर्टेंट विवाद है सीमा विवाद, जो कि अक्साई चीन को लेकर है। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश, ये दो सीमा विवाद भारत के और चीन के बीच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इनके मध्य एक जल विवाद भी है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित ये विवाद है। और चीन का पाकिस्तान के परमाणु हथियारों में आर्थिक सहायता मुहैया कराना, ये भारत को खटकता है और ये भारत अपनी वैश्विक सुरक्षा की नीति से इसको अपने लिए एक असुरक्षा का हिंट मानता है। और दक्षिण एशिया के देशों में बांग्लादेश और म्यांमार से चीन के सैन्य संबंधों को भी भारत सही नहीं ठहराता। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने के लिए भारत जब भी अप्लाई करता है या कोशिश करता है, तो वीटो पावर होने के कारण चीन हमेशा इस बात पर भारत के विरोध में जाकर अपना वीटो पावर यूज़ करके भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध करता है। तो इस तरह के इम्पोर्टेंट नोट्स और टॉपिक्स पर डिस्कस करने के लिए आप इसी तरह की और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।